Hello everyone, myself Gurvinder Kaur from Matamonte Oswald Public School, and we are doing social science for class 10 and the book from Punjab School Education Board, chapter 10 of history, the establishment of the East India Company, merchantism and the trade wars. From ancient times, India had trade relation with the European countries. जो पुरातन समय में प्राचीन काल है वहाँ पर हमारे देश यूरोपियन देशों के साथ जो व्यापारिक थे उनके संबंध थे. देयर वर थ्री मेजर ट्रेड रूट्स बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोप. और भारत और यूरोप के बीच में तीन मुख्य मार्ग थे which in the 15th century Turks established their control over Western Asian and the southern Eastern European countries. The European countries started searching for the new sea route to India for trading after the closing down of the Asian routes. First of all, Vasco da Gama, Portuguese captain, reached Calicut in India on 27th May 1498 AD, and inspired by this by the Portuguese started trading with India. जो भारत है हमारा वहाँ पर 15 सेंचुरी में जो हमारा है वेस्टर्न एशिया तथा सदर्न ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उनका जो साम्राज्य था स्थापित होने के कारण वहाँ पर यूरोपियन देशों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक नया उन्होंने मार्ग समुद्री मार्ग है वहाँ पर ढूंढने से आरम्भ किया, जिसके परिणाम क्या हुआ. जो एक पुर्तगाली कप्तान वास्को डी गामा ने सबसे पहले 27 मई को 1498 में भारत में कालीकट के स्थान पर पहुंचा, और जिससे प्रेरित होकर जो पुर्तगीज़ ने उन्होंने वहां पर आकर हमारे इंडिया में आकर व्यापार करना स्टार्ट कर दिया. ट्रेड वॉर्स. After Portuguese, Dutch, British and the French established their trade relation, and gradually they established देयर सेटलमेंट्स इन इंडिया. जब पुर्तगीज़ आए उसके बाद डच, ब्रिटिश और फ्रेंच ने भी आके यहाँ पर ट्रेड रिलेशन बनाने शुरू किए, और धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ पर आके उन्होंने अपनी बस्तीवाद उनके स्थापित करनी स्टार्ट की. द रेस फॉर ट्रेड विद इंडियन अमंग दैम लेड टू द वॉर्स. जैसे कि उनके बीच में इंडियन के साथ उनका ट्रेड करने में एक वार जैसे कि एक लड़ाई सी उनके बीच में पड़ गई. द पुर्तगीज सेटल्समेंट इन इंडिया वर इन. जो पुर्तगीज़ के सेटलमेंट थे वो थी हमारे जो गोवा, दमन, बेसिन, मुंबई, सन टॉम एंड द हुगली के मतलब कि स्थान पर थे. और डच ने अपने सेटलमेंट्स कहाँ पर की? कोचीन, सूरत, नागपट्टनम, पुलिकट एंड जिनसुआ. ब्रिटिश ने हमारे सूरत, अहमदाबाद, ब्रोच, आगरा, मुंबई और कलकत्ता इन स्थानों पर सभी ने अपनी अपनी क्या थी और बस्तियों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया. और जो फ्रेंच सेटलमेंट थी इन्होंने पौंडीचेरी, चंद्रनगर एंड द करगिल में स्टार्ट की. विद द पैसेज ऑफ द टाइम टू एस्टेब्लिश देयर होल्ड ऑन द सेटलमेंट वो द स्टार्टर इंटरनल स्ट्रगल अमंग दीज फोर यूरोपियन पार्ट. ये इनको था कि जो धीरे धीरे क्या हुआ जो बस्तीवाद तो इन्होंने बना तो ली, पर इनके बीच में एक इंटरनल स्ट्रगल पैदा हो गई इन चार यूरोपियन पार्ट्स के बीच में. बाय द 17th सेंचुरी द इन्फ्लुएंस ऑफ द पुर्तगीज डच डिक्लाइन. और 17th सेंचुरी में पुर्तगीज तथा डच का था भारत में इनका प्रभाव कम हो गया. एंड द Therefore, British and the French parts started in struggle to control the European trades between the two parts. In the end, the British got victorious. और अंग्रेज और जो हमारे फ्रांसीसी थे उन्होंने शक्तियों के बीच में भारत में यूरोपीय व्यापार प्राप्त करने के लिए बहुत सारा संघर्ष उनके बीच में आरंभ हो गया. अंत में जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो विक्टोरियस हुए. और नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. The British merchants group named Merchant Adventurers founded the East India Company to trade with India in 31st December 16th AD. The British Queen Elizabeth I granted the trade privileges in 15 years to trade with India.
इंग्लैंड के जो व्यापार के मर्चेंट एडवेंचर नाम के ग्रुप ने उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 16 को ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की। यहाँ पर जो उनकी महारानी एलिजा थी प्रथम थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दे दिया। और 1615 में कंपनी का प्रतिनिधित्व किसको दिया गया? थॉमस रो जहांगीर से व्यवहारिक सुविधाएं लेने में वो सफल हो गए और अंग्रेज़ों ने अपनी परस्पर बस्तियां अहमदाबाद, बलोच और आगरा में उन्होंने स्थापित कर ली। और 1640 में 1640 में ब्रिटिश ने मद्रास में अपनी बस्ती स्थापित की। 1690 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में स्थान पर उन्होंने बस्ती की स्थापना की। वहाँ पर उन्होंने फोर्ट विलियम नाम के किले का उन्होंने निर्माण भी किया। और 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट जो फ़ुर्ख़ ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर उनके बदले चुंगी का उनके मुक्त व्यापार करने का अधिकार उनको मिल गया। अंग्रेज लोग थे जो भारत में कलई, पारा, सिक्का तथा जो कपड़ा भेजते थे तथा भारत से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, गर्म मसाले, नील और अफीम मंगवाते थे। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत के राजनीतिक मामलों में भी इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनके सर्वोच्च शक्ति वो बन गई। ऐसे में है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664 AD, द फ्रेंच एस्टेब्लिश द ट्रेडिंग कंपनी। और ऐसे में जो है हमारे जो फ्रेंच थे उन्होंने भी अपने जो वहाँ पर आके अपना कंपनी की उन्होंने स्थापना कर ली। और इसमें चंदन नगर, माही जो कारिकल के स्थान पर उन्होंने अपने बस्तियाँ स्थापित की। और टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस द फ्रेंच कंपनी ब्रिटिश स्टार्ट वॉर विद फ्रांस। और उनका फ्रांस का जो उन्होंने देखा प्रभाव पड़ने रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने फ्रेंच के साथ वॉर स्टार्ट कर दी। एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब कि ये क्या है, हमारी अंग्रेज और जो फ्रांसीसी के मध्य में भारत के जो व्यापारिक और राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। और इस समय यूरोप में भी अंग्रेज तथा फ्रांसीसी एक दूसरे कट्टर शत्रु बन गए। और इस संघर्ष के दौरान कर्नाटक में 3 युद्ध हुए। This struggle led to the 3 Carnatic Wars and the Britishers got victories in this war and the detailed explanation यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो ब्रिटिशर्स थे वो विक्टोरियस थे, वो जीत गए थे। फर्स्ट की जो कर्नाटिक वॉर थी वो 1746 to 48 तक थी। और जो 1748 में ओवर द क्वेश्चन ऑफ द सक्सेशन ऑफ द ऑस्ट्रिया देयर स्टार्टेड ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच इन यूरोप। As a result of this, the first Carnatic War started in India between these parts। और जो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां थी एक दूसरे की बस्ती कारण वो चाहते थे कि ये मेरे अधीन हो जाए या मेरे अधीन हो जाए। ऐसे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की राज गद्दी प्राप्त करने के लिए यूरोप ने अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य में आपस में युद्ध किया था, आरंभ कर दिया। और जिसकी वजह से भारत में भी और अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के साथ में भी ये युद्ध का आरंभ हो गया। और 1746 में भारत तथा जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने उन्होंने मद्रास के स्थान पर अंग्रेजों की बस्ती का अधिकार प्राप्त कर लिया, जो कि कर्नाटक के राज्य में स्थित थे। और द नवाब ऑफ द कर्नाटिक अनवरुद्दीन आस्क्ड द फ्रेंच टू रिटर्न मद्रास टू ब्रिटिशर्स। और जो कर्नाटक फ्रांसीसियों को अनवरुद्दीन ने जो फ्रांसीसियों को मद्रास अंग्रेज़ों को वापस देने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों ने बदले में पांडिचेरी पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। जैसे ही यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध समाप्त हुआ तो परिणाम स्वरूप भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। सेकेंड Carnatic War. After the First War of Carnatic, the British and the French helped each other while in the War of Succession of the Carnatic and the Hyderabad. Because of this, Second Carnatic War was fought between French and the
ब्रिटिशर्स। ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध के पश्चात कर्नाटक तथा हैदराबाद में राज्य गति प्राप्त करने के लिए शुरू हुए जो युद्ध में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी थे, उन्होंने एक दूसरे के विरोधियों की सहायता की। इस कारण के फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच में जो मध्य कर्नाटक का दूसरा जो युद्ध था वो स्टार्ट हो गया। एंड 1748 में हैदराबाद के निज़ाम आफिज शाह की इसमें मृत्यु हो गई एंड ही वॉज डाइड। जो उसका पुत्र था संतान नासिर जंग तथा उसका द ग्रैंडसन था मुजफ्फर जंग, दोनों को राज्य गद्दी प्राप्त करने के लिए इनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। इन दिस वॉर द ब्रिटिश हेल्प द नासिर जंग एंड द फ्रेंच हेल्प द मुजफ्फर जंग। इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नासिर जंग की हेल्प की और फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग की हेल्प की। इन दिस वे द चंदा साहब विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच बिकेम द नवाब ऑफ द कर्नाटक आफ्टर ओवरथ्रोइंग नवाब अनवरुद्दीन। और जब इन युद्ध में अंग्रेजों ने नासिर जंग तथा फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग की ऐसे सहायता की, तो जो चंदा साहब थे उन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से नवाब अनवरुद्दीन को हटाकर वहाँ का जो कर्नाटक का था नवाब बन गए। 1751 AD में जब मुजफ्फर जंग डाइड, जब वो मर गया, देन फ्रेंच मेड द सलापत जंग एंड द नवाब ऑफ हैदराबाद। और जब 51 में उसकी मृत्यु हो गई तो फ्रांसीसी ने वहाँ पर सलापत जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। ऐसे में जो फ्रांसीसी थे वहाँ पर उत्तरी सरकार में उनके कई क्षेत्र ऐसे उनके थे उनको दे दिए। इस समय दौरान एक अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी काट पर हमला कर दिया, चंदा साहब को मार दिया और जो मोहम्मद अली थे उनको कर्नाटक का नवाब भी बना दिया। डुप्ले को was called back to France, तो उसको वापस वहाँ पर इन दिस प्लेस गोडू वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर और कर्नाटक का नवाब बना दिया। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और इसके स्थान पर गोडू को गवर्नर वहाँ का अपॉइंट कर दिया गया। थर्ड कर्नाटिक वॉर इन 1756 AD 7 years was broke out in Europe between the England and the France। और 56 में इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य में जो 7 वर्षीय युद्ध आरंभ हुआ था। और देयरफॉर इन इंडिया 2 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन दीज 2 पार्ट्स, और इसलिए भारत में भी ये दोनों शक्तियों के मध्य के बीच में युद्ध शुरू हो गया। द फ्रांस गवर्नमेंट सेंट काउंटी लाइन टू एंड द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और 1750 में फ्रांस की सरकार ने भारत में अंग्रेजी शक्ति को समाप्त करने के लिए उन्होंने काउंट डी फोर्ड लाली को भारत में भेज दिया। बट ही फेल्ड इन 1763 AD। द ट्रीटी ऑफ द पेरिस वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच इन यूरोप। विद दिस the war came to an end. As a result, war which was going on in India also came to an end. According to the treaty, the settlement of the Pondicherry and the Mahi were returned to the French, but they were not allowed to fortifications of these settlement. They could only trade now. So in this way the French influence in India came to an end and the paramountcy of Britishers company was established। और परंतु वहाँ पर 1763 में जो यूरोप के अंग्रेजों तथा फ्रांसिस थे वहाँ पर पेरिस में उनकी एक संधि हुई जिसके साथ युद्ध का उनका अंत हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो भारत में दोनों शक्तियों के युद्ध चल रहे थे उनकी समाप्ति हो गई। इस संधि के क्या अनुसार क्या हुआ, जो पौंडीचेरी और माही थी ये बस्तियाँ फ्रांसिस को वापस कर दी गई और ये इनके साथ उनको वहाँ पर किलेबंदी करने की आज्ञा ना दी गई और अब भी भारत में केवल व्यापार ही कर सकते थे। इस तरह भारत में फ्रांसीसी का प्रभाव समाप्त हो गया और अंग्रेजों की कंपनी की सर्वोच्चता कायम हो गई। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल बाय द ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिशर्स वर ट्रेडिंग विद द बंगाल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अंग्रेज बहुत लंबे समय तक बंगाल के साथ उनका व्यापार करते रहे। 1778 में जब मुगल एम्पायर गेव द ब्रिटिशर्स द प्रिविलेज टू फ्री ट्रेड इन द बंगाल, बिहार, उड़ीसा बाय द पेइंग 3000 रुपीज़ एनुअली।
77 में जब मुगल सम्राट फारूक शाह था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का उन्होंने अधिकार दे दिया था, परंतु वे अपने निजी व्यापार पर भी कर नहीं देते थे। एंड सिराजुद्दीन और दौलत कुड नॉट टॉलरेट, तो उन्होंने टॉलरेट नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया। दिस बिकॉज ऑफ दिस द ग्रेट लॉस टू द स्टेट ट्रेरी। उसको ऐसा लगा कि जैसे कि ये सहन नहीं कर सके, क्योंकि इसको ये था कि शाही कोस्ट में बहुत ज़्यादा घाटा पड़ रहा है। इन 1756 AD सिराजुद्दौलत बिकेम ए नवाब और बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बंगाल है वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। सो द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच स्टार्टेड द फोर्टिफिकेशंस इन कलकत्ता। सिराजुद्दौलत could not tolerate the because could arise a danger to his rule. So he tried to stop Britishers and the French against fortifications. The Britishers refused to accept in, but the French accepted the terms of Sirajudaulat. ऐसे 56 में सिराजुद्दौला बंगाल का जब वो नवाब बना तो उनके व्यापारिक रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था बंगाल को, जैसे कि मैंने बताया आपको। इसलिए अंग्रेज जो फ्रांसीसी थे उन्होंने कलकत्ता में किलेबंदी करने की उन्होंने शुरू कर दी। नवाब जो सिराजुद्दौला था उनको ये सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने राज्य को संकट पैदा हो सकता है, उन्होंने अंग्रेज और फ्रांसीसी को किलेबंदी करने के लिए भी रोक दिया। जो फ्रांसीसी थे सिराजुद्दौला की बात उन्होंने मान ली, परंतु जो अंग्रेज़ों ने उनका इनकार कर दिया। फ्रांस ने तो एक्सेप्ट कर लिया और सिराजुद्दौला ने की टर्म्स को, बट जो ब्रिटिश उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। बाय गेटिंग एंग्री ओवर द सिराजुद्दौला विद द हेल्प ऑफ द आर्मी ऑक्यूपाइड द सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिश इन कलकत्ता। और सिराजुद्दौला ने नाराज होकर अपनी सेना की सहायता से कलकत्ता के स्थान पर स्थित अंग्रेज़ों की बस्तियों पर अधिकार कर लिया। ऐसे में कुछ समय के पश्चात अंग्रेज़ों ने अपनी बस्तियों पर पुण्य अधिकार कर लिया। इस बात से सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसने अंग्रेज़ों को कलकत्ते से बाहर निकालने के लिए कलकत्ते की ओर चल पड़ा और क्लाइव सिराजुद्दौला की सेना को पराजित कर दिया। ऐसे में अंग्रेज़ों ने उसके साथ संधि कर ली। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को राज्य गद्दी से उतारने का प्रयत्न किया, जो कि प्लासी युद्ध का बाद में ये कारण बना। बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिशर्स से बीच में हुई और रॉबर्ट इन ऑन 23 जून 1757 AD द प्लेस नेम प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव द ब्रिटिश फोर्सेस, मीर जाफर एंड द Rai Durlab, who were leading the major part of the Nawab's army, did not participate in the battle because their traitors hatched a conspiracy against Nawab with the Britishers. इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किया और मीर जाफ़र तथा राय दुर्लभ ने जो नवाब की विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनके जो देशद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध ट्रेट्स उन्होंने हैच कर लिया। द नवाब विद द आर्मी फेस द एनमी ब्रेवरी बट ही डिफीटेड इन द एंड। बट नवाब ने तो अपनी सेना के साथ शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, परंतु अंत में वह हार गया। द ब्रिटिश मेड हिज प्रिजनर एंड लेटर ऑन ही वॉज किल्ड। अंग्रेज़ों ने उसे बंदी बना लिया, फिर बाद में उसको मार दिया गया। क्लाइव पुट मीर जाफ़र ऑन द थ्रोन ऑफ द बंगाल, और क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल की राज्यगद्दी पर बिठा दिया। और ही वॉज जस्ट ए पॉपर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर्स के हैंड में किए थे एक कठपुतली की तरह था। और द रियल पावर्स वर इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लाइव जो पावर थी जिसके पास थी वो थी ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव के पास थी। बट स्टिल द ब्रिटिशर्स वर नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं थे। द ब्रिटिशर रिमूव मीर जाफ़र एंड पुट मीर कासिम ऑन द थ्रोन, और उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को गद्दी से उठा दिया और मीर कासिम को ये गद्दी पर बिठा दिया। आफ्टर बिकमिंग नवाब, मीर कासिम
ट्राई टू गेट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। जब जो मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद जब शीघ्र ही उन्होंने अपने अंग्रेज़ों से प्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रयास तो किया। ही मेड मुगल हिज कैपिटल in place of the Murshidabad. He removed those officers from his court who were loyal to Britishers. उन्होंने सैनिकों को युद्ध से आधुनिक ढंग का प्रशिक्षण देने के लिए यूरोपियन अधिकारियों को भी नियुक्त की और जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के लाइस ऑफिसर थे कि उनको भी उन्होंने अपने कोर्ट में से बाहर निकाल दिया। टू गिव द सोल्जर ट्रेनिंग इन द मॉडर्न टेक्निक ऑफ वॉर द अपॉइंटेड यूरोपियन ऑफिसर्स ही गिव हिज सोल्जर्स। उन्होंने अपने जो सोल्जर थी उनको मॉडर्न टेक्निक की जो जैसे युद्ध की जो मॉडर्न टेक्निक है उसके साथ ट्रेनिंग के लिए अपने सोल्जर को दे दिए। ही अपॉइंटेड यूरोपियन ऑफिसर तो उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर को अपॉइंट कर लिया। ही रिमूव द टैक्सेस इम्पोज टू ऑफ इंडियन ट्रेडर्स सो दैट द इंडियन एंड द ब्रिटिश कुड ट्रेड अंडर यूनिफॉर्म रूल्स। The British suffered losses due to it declare war against Nawab. The British besieged the Nawab in Katwa in 1763 and defeated in Suti then places. Mir Qasim who fled to Awadh from Bengal. मीर कासिम ने जब नवाब के बाद शीघ्र ही अपने आप को अंग्रेजों के उन्होंने जब प्रभाव से पूरा करने का प्रयास किया तो उन्होंने सैनिकों को युद्ध को आधुनिक ढंग का प्रशिक्षण देने के लिए यूरोपियन कार्यों की नियुक्ति की और मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों के माल पर किए जाने वाले कर को भी बंद कर दिया ताकि अंग्रेज तथा भारतीय व्यापारी समान नियमों के अंतर्गत व्यापार कर सकें। इससे अंग्रेजों को बहुत हानि हुई। उनके नवाब के विरुद्ध उन्होंने घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने नवाब को 1763 AD में कटवा के स्थान पर घेर लिया, सूती तथा उद्वाना के स्थान पर उनको पराजित कर दिया और मीर कासिम बंगाल से भागकर अवध पहुंच गया। बैटल ऑफ बक्सर और मीर कासिम डिमांडेड मिलिट्री हेल्प फॉर द नवाब ऑफ द अवध अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एट द टाइम मुगल एम्पायर शाह आलम II वाज आल्सो इन मगध। मीर कासिम ने अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला और से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी। इस समय जो मुग़ल बादशाह शाह आलम II था वो भी अवध में ही था। द आर्मी ऑफ मीर कासिम सिराजुद्दौला एंड द शाह आलम II रीच्ड एट द फील्ड ऑफ द बॉक्सर के स्थान पर ये सभी पहुंच गए। ऑन द अदर साइड मेजर मुनरो एंड हिज आर्मी आल्सो रीच्ड बक्सर। तो वहाँ पर जो मुनरो थे और उसकी आर्मी थी वो भी वहाँ पर पहुँच गई। एंड 23 अक्टूबर 1764 AD द फियर्स बैटल वॉज फॉट बिटवीन टू फोर्सेस। और ये 23 अक्टूबर को ये जो बहुत ही भयानक उनकी वहाँ पर लड़ाई हुई उस स्थान पे। इन दिस बैटल द ब्रिटिश गॉड जो ब्रिटिश थे उनको तो विक्टोरियस वो जीत गए एंड सिराजुद्दौला एंड द शाह आलम टू साइन द ट्रीटी ओवर द ब्रिटिश एंड द मीर कासिम फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड। और अंग्रेज़ों की जो विजय होगी जो सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने संधि कर ली और जो मीर कासिम लड़ाई के मैदान के दौरान वहाँ से भाग गया। The Treaty of the Allahabad was signed among the Britishers, Sirajuddaulah and the Shah Alam in 1765 AD. According to this treaty, the territory of the Awadh was given back to Sirajuddaulah for ₹50 lakh. और अंग्रेज सिराजुद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम ने इन्होंने 1765 AD में इलाहाबाद में उन्होंने संधि की और इस संधि के दौरान उनको 50 लाख रुपए के बदले में उनके अवध का जो क्षेत्र था उनको वापस कर दिया। द कंपनी गोट द राइट टू अ फ्री ट्रेड इन अवध। अब कंपनी को अवध में इस मुक्त कर पाने के लिए स्वीकृति मिल गई थी। द नवाब ऑफ अवध एक्सेप्टेड टू कीप द ब्रिटिश आर्मी एंड टू बियर इट्स एक्सपेंसिव। और नवाब ने अवध में अंग्रेजी सेना रखने तथा उनका पूर्ण खर्च देने का भी स्वीकार कर लिया।
The Mughal Emperor Shah Alam was given pension of rupees 26 lakh annually. The area of Kara and Allahabad was taken from the Nawab of the Awadh, was given to the Shah Alam. Shah Alam gave Britishers the Diwani right to the collect to the taxes of Bengal, Bihar, Orissa. Again, Mir Jafar was made the Nawab of the Bengal by replacing Mir Qasim. ऐसे में बक्सर के स्थान पर जो लड़ाई हुई उसके बाद जो मुग़ल सम्राट शाह आलम था उनको 26 लाख रुपये उन्होंने वार्षिक पेंशन दे दी गई। अवध के नवाब में से जो कड़ा और इलाहाबाद के इलाके से शाह आलम को जो दे थे वो शाह आलम को दे दिए गए। और शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी जो उन्होंने लगान इकट्ठा करने का अधिकार था अंग्रेज़ों को दे दिया। और मीर कासिम को गद्दी से उतार कर मीर जाफ़र को एक बार फिर बंगाल का नवाब बना दिया। ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन बंगाल। बंगाल में अब क्या हुआ, दोहरी शासन प्रणाली स्टार्ट हुई। आफ्टर द विक्टोरियस ऑफ द प्लासी एंड द बॉक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल रूलर ऑफ द बंगाल। बंगाल की ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो बंगाल की रियल रूलर बन गई। मिलिट्री एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट केम अंडर हिज कंट्रोल। इसके अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर मिलिट्री और फाइनेंस के डिपार्टमेंट दोनों आ गए। नवाब वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ कॉल्ड द ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। और वहाँ के जो नवाब थे, नवाब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो वहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ कॉल्ड द ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहा जाता है, चलाने के लिए बोल दिया। ब्रिटिश अपॉइंट टू डिप्टी नवाब्स नेम मोहम्मद राजा खान एंड द शिताब राय। इस प्रणाली को शिताब राय ने दो निपटी उन्होंने नियुक्त कर दिए गए। और इस प्रणाली को हम दोहरी जहाँ ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन बंगाल कहा जाता है। और जो सिस्टम था ये अबॉलिश हुआ 1772 में। ये जो था सिस्टम ख़त्म हो गया। द डायरेक्ट रूल ऑफ द कंपनी एस्टेब्लिश ओवर बंगाल, वहाँ पर डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया। द न्यू गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग स्टार्टेड एक्सटेंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर ओवर इंडिया। और भारत में अंग्रेजों के प्रभाव के विस्तार पर उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा expansion of the British Empire in India. For the expansion and the consolidation of the British Empire, the Governor General of the East India Company Warren Hastings, Lord Wellesley and the Lord Dalhousie made the important contribution. भारत के साम्राज्य के दौरान इनका विस्तार हुआ, उनका संगठन हुआ ईस्ट इंडिया किसकी वजह से, गवर्नर जनरल जो वारन हेस्टिंग था, लॉर्ड इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। एक्सपेंशन थ्रू वॉर्स एंड द डिप्लोमेसी। Under Lord Clive, Warren Hastings, Cornwall's son John Shore, and the British Empire was founded and made early development only. शूट के अधीन तो भारत में जो अंग्रेज साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की, वहाँ पर हमका इनका विकास भी किया। और बट द टाइम्स ऑफ द थ्री गवर्नर जनरल्स ऑफ द कंपनी जो ये थे, लॉर्ड वेल्सली, हेस्टिंग एंड द लॉर्ड डलहौसी, एक्सपेंडेड टू द ग्रेट एक्सटेंट। और इन्होंने बहुत सारा विस्तार किया। Expansion through a subsidy alliance. Lord Wellesley introduced the subsidy alliance for the expansion of the British Empire. He signed the treaty with the Nizam of Hyderabad, the Nawab of Awadh, and the many native rulers under the system. This treaty was the type of an agreement. ये क्या था, एक किस्म की ये agreement ही था. The British government used to protect the subsidy state from the internal and external aggression. In lieu of this, the agreed state and accept some of the conditions mentioned below. ऐसे में वहाँ पर लॉर्ड वेल्जी और जो अंग्रेजी साम्राज्य का उन्होंने विस्तार करने के लिए जो उन्होंने आपस में संधि की थी, संधि प्रणाली शुरू की थी, उसके प्रणाली के अंतर्गत हैदराबाद का निज़ाम था, अवध के नवाब के साथ और रियासतों के साथ उन्होंने संधि की। अंग्रेज सरकार के ये संधि करने वाले जो राज थे उनमें से विद्रोह तथा भारी जो
आक्रमण की रक्षा करते थे। इसके बदले में संधि करने वाले राज्यों को अंग्रेजी सरकार की बहुत सारे जो प्रमुख शर्तें के उनको मानना पड़ता था। जैसे कि फर्स्ट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल अफेयर ऑफ द स्टेट। जो ब्रिटिश राज्य है वह विदेशी मामलों में अंग्रेजी सरकार का अधिकार होता था। द रूलर ऑफ द स्टेट हैड टू कीप अ ब्रिटिश रेजिडेंट। जो सेकंड है, उस राज्य में शासक को अपने राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। थर्ड है, द रूलर ऑफ द स्टेट वाज नॉट अलाउड टू हैव रिलेशन विद एनी फॉरेन पार्ट्स। जो वहाँ का रूलर था उसको किसी भी विदेशी शक्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं रख सकता था। द स्टेट कुड नॉट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द अदर स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना वो दूसरे स्टेट के साथ कोई भी युद्ध भी अगेंस्ट उनके युद्ध वार नहीं कर सकता था। एक्सपेंशन टू वॉर्स। Anglo-Mysore Wars. In 1761, Hyder Ali founded the independent state of Mysore to crush the parts of the Hyder Ali. The British in the 1766 AD signed a treaty with the Maratha and the Nizam के बीच में उन्होंने संधि करवा दी. So in the 1767 AD to 1769 AD, the first Mysore War was fought between Hyder Ali and the British, in the which Hyder Ali won the battle. और ये क्या थी वार जो थी ये अंग्रेज़ों और हैदर अली के विरुद्ध मराठा तो निज़ाम के साथ जो संधि की थी वो 1767 में, और तब तक ये लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स काल के दौरान अंग्रेज़ों के साथ मैसूर का ये प्रथम युद्ध हुआ। ऐसे युद्ध में ये क्या हैदर अली का जो जीत गया, परंतु अंग्रेज़ों को उसके साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार उन्होंने एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया तथा शत्रु की ओर से उन्होंने आक्रमण के समय एक दूसरे की सहायता करने का भी वचन दिया। परंतु 1771 में जब मराठाओं ने हैदर अली का पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने उनकी कोई सहायता नहीं की, और 1780 में दोनों के मध्य मैसूर का जो दूसरा युद्ध स्टार्ट हो गया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है हमारा टीपू सुल्तान। आफ्टर द डेथ ऑफ द हैदर अली, जब हैदर अली मर गया तो टीपू सुल्तान बिकेम द न्यू सुल्तान, मैसूर का बन गया। दैट एट द टाइम द सेकेंड बैटल ऑफ द मैसूर वाज फाइटिंग विद द ब्रिटिश के साथ हुई। टीपू सुल्तान कंटिन्यूड द बैटल, और उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ उसने युद्ध को जारी रखा, और ब्रिटिश वॉज फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ बेंगलोर विद हिम इन 1784। बेंगलुरु के साथ उनको संधि करने जो के मजबूर होकर उन्होंने बेंगलुरु के साथ उनके संधि करनी पड़ी। एंड आफ्टर दिस इन द 1799 AD ब्रिटिश गेट अगेन अटैक्ड मैसूर। उन्होंने मैसूर के ऊपर अटैक किया। टीपू सुल्तान वॉज डाइड वाइल फाइटिंग द ब्रिटिश नियर द श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने मतलब 79 में मैसूर के पुनः उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने दोबारा युद्ध किया तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ बहुत सी बहादुरी से मुकाबला तो किया, बट टीपू सुल्तान यहाँ पर रंगापट्टनम के स्थान पर लड़ता हुआ मारा गया, और अंग्रेज़ों ने मैसूर के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। जो भाग रहते थे वहाँ पर मैसूर वंश के राजकुमार कृष्णराव को दे दिए। ऐसे में लॉर्ड वेल्सी और सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। एंग्लो मराठा वॉर्स। इन 1802 AD लॉर्ड वेल्सी साइंड अ ट्रीटी विद द पेशवा बाजीराव II इन बेसिन, सो पार्ट्स ऑफ द मराठा डिक्लाइन। लॉर्ड वेल्सी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ उन्होंने वासिन नाम के स्थान पर एक संधि की, इसके साथ मराठा शक्ति का भी पतन हो गया। इन 1802 AD मराठा चीफ मोस्टली वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड ब्रिटिश मराठा वॉर। जो सेकेंड वॉर हुई थी वहाँ पर जो उनका चीफ था, मराठा चीफ था मोस्टली, वो भी हार गया। इन 1803 ही साइंड द ट्रीटी ऑफ द Dego with the British and got the area of the Cuttack and the Balasore. In this battle, British defeated Maratha chief Sindhia and signed Treaty of the Sarji Arjanagaon. 1802 में सरदार जो मराठा भोसले था उनको अंग्रेज मराठा विरुद्ध युद्ध में हार गया, और ऐसे में 1803 में अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने देवगांव के स्थान संधि की
और इसके कटन को बेंगलोर के जो प्रदेश उनको जो थे वापस मिले। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने मराठा के सरदार के शिंदे को पराजित करके एक सुरजीर गांव की संधि की। इस स्थान पर उन्होंने अहमदनगर, बचौर, गंगा यमुना के मध्य के पर क्षेत्र प्राप्त किया। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने मराठा सरदार जसवंत राव होलकर की राजधानी इंदौर पर भी हमला कर अधिकार कर लिया और 1805 में वेल्लेस्ली के वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और इसके पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा सरदार होलकर, शिंदे तथा भोंसले के सरदार सहायक संधि की। नेक्स्ट है हमारा एंग्लो गोरखा वार। द गोरखा ऑक्यूपाइड सम ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ द बॉर्डर एरियाज के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। और सो इन 1815-80 हेस्टिंग्स अंडर अख्तर sent a huge army against Gorkhas were defeated in this battle। और हेस्टिंग्स ने 1815 में जो अख्तर लोनी के नेतृत्व में गोरखों के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी और जिसमें से जो गोरखे थे वो हार गए और अंग्रेज़ों को उसने बहुत सारे क्षेत्र देने पड़े। नेपाली सरकार ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। टू annex the other states during Lord Hastings, 19 princely states of the Rajasthan accepted the British sovereignty. Among the important were Jodhpur, Jaipur, Udaipur, Bikaner, etc. In this way, the Lord Hastings expanded the British Empire। रियासतें जो थी लॉर्ड हेस्टिंग के समय ने उनकी 19 रियासतें थी जो अंग्रेजी के अधीनता स्वीकार कर ली, जिसमें से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि थे। और लॉर्ड हेस्टिंग ने यहाँ पर अपना बहुत सारा स्वीकार जो साम्राज्य का था वहाँ पर विस्तार कर लिया। थैंक यू।